उसने एक गांव की सफ़ेद मीनारों वाली मस्जिद देखी तो सिखों की तरह उसे हाथ जोड़कर सलाम किया। मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया था और कहा था कि वो मुसलमान है और मुसलमान मस्जिद को देखकर हाथ जोड़कर सलाम नहीं करते। उसके बाद उसने ऐसा तो नहीं किया, मगर जब किसी मस्जिद को देखती उसके मुंह से बेख्तियार निकल जाता, या अल्लाह। गुजरात से लारी छोटी सड़क पर पड़ गई थी। दोनों जानिब हरे भरे खेत थे। फसलों को देखकर लड़की का चेहरा खिल उठा था। कहने लगी, पाकिस्तान कितना सोना वतन है, ये अब मेरा वतन है। या अल्लाह, मैं तेरा किस जबान से शुक्रिया अदा करूं। फिर उसने मेरी तरफ देख कर कहा, वीर जी, इस वक्त मेरी माँ की रूह जन्नत में बड़ी खुश हो रही होगी। 1.5 घंटे में हम लड़की के गांव में पहुंच गए। ये छोटा सा बड़ा खुशहाल गांव था। इसका नाम लड़की ने मुझे बता दिया हुआ था, जो मैं यहाँ जाहिर नहीं करूंगा। छोटा सा गांव था। हमने खेतों के बाहर एक आदमी से लड़की की वालिदा के रिश्तेदारों का नाम लेकर उनके मकान का पता पूछा और कुछ देर बाद हम एक साफ सुथरे सहन वाले कच्चे मकान के बाहर खड़े थे। सहन में एक औरत जमीन पर दरी बिछाकर बैठी लिहाफ को निगंदे लगा रही थी। एक जवान आदमी कोने में भैंस के लिए गतावा बना रहा था। एक बूढ़ा आदमी मकान के बरामदे में बैठा हुक्का पी रहा था। हमें लिहाफ के निगंदे लगाने वाली औरत ने सबसे पहले देखा और हमारी तरफ देखकर जरा ऊंची आवाज में पूछा, पुत्र किसको मिलना है तुमने? मैंने लड़की की वालिदा के मर्द रिश्तेदार का नाम लेकर पूछा, बहन जी उनका घर यही है। वो बोली, घर तो यही है, अंदर आ जाओ पुत्र। जवान आदमी जो भैंस के लिए गतावा बना रहा था वो धोती से हाथ साफ करता हुआ हमारी तरफ बढ़ा। बरामदे में जो बूढ़ा हुक्का पी रहा था वो भी हमें देखने लगा। औरत ने जवान मर्द से कहा, सिराज पुत्र, इनके लिए चारपाई डाल, तुम्हारे ताया जी के मिलने वाले हैं। हमारे लिए चारपाई डाल दी गई। हम उस पर बैठ गए। मकान की कोठरी से एक जवान लड़का निकल कर आ गया। बूढ़ा भी हुक्का वहीं छोड़कर हमारे करीब आकर दरी पर बैठ गया। तुम कौन हो पुत्र? बूढ़े ने पूछा। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। ये लड़की कौन है? मैंने कहा, जरा सांस ले लूं चाचा जी, अभी बताता हूँ। उन्होंने हमें दूध पिलाया। लड़की मेरे पास बैठी उस घर की दरो दीवार को और इन लोगों को इसी तरह खुश होकर देख रही थी जैसे जेल से छूटकर कैदी अपने घर आ जाता है। दोनों जवान लड़के भी अपनी माँ के पास जो लिहाफ बुन रही थी दरी पर बैठ गए। औरत ने पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो और मेहरदीन तुम्हारा क्या लगता है? मैंने इन लोगों की तरफ एक निगाह डालकर आहिस्ता से लड़की की माँ का नाम लेते हुए पूछा, आप जीना बीबी को जानते हैं? उसका नाम सुनकर सबके चेहरे एकदम खामोश हो गए। लड़की इन लोगों को बड़ी इश्तियाक की नज़रों से तक रही थी, जैसे वो अभी ये कहकर लड़की को गले लगा लेंगे कि ये हमारी बहन जीना की बेटी है। औरत ने अपने बूढ़े खामद की तरफ देख कर कहा, तुम्हारे भाई की बेटी का पूछ रहे हैं? फिर उसी औरत ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, बेटा मेरे खामद के भाई की एक बेटी जीना ज़रूर थी, मगर वो तो अपने सारे कुंबे के साथ फसादात में सिखों के हाथों कत्ल हो गई थी। इस बात को तो बहुत बरस गुजर गए। बूढ़ा कहने लगा, हमने महाजरों के सारे कैंपों में उन्हें तलाश किया था मगर कहीं नहीं मिले। फिर उनके गांव के एक आदमी ने हमें बताया था कि जीना बीबी अपने घर वालों के साथ जिस काफिले में पाकिस्तान आ रही थी उस पर हिंदू सिखों के जत्थे ने हमला करके उन सब को शहीद कर दिया था। मैंने कहा, यह बिल्कुल ठीक है। सिखों ने काफिले पर हमला भी किया था और जीना बीबी के घर के सारे लोग मारे गए थे, मगर जीना बीबी बच गई थी। जवान आदमी ने हैरत से पूछा, बच गई थी? मैंने कहा, हाँ, उसको एक सिख उठा कर ले गया था। उस सिख ने जीना से शादी कर ली थी और ये लड़की जीना की औलाद है। उस लड़की की वालिदा जीना बीबी ने उसे तमाम लोगों का पता बताया था और मैं इसे लेकर आपके पास आया हूँ। मैंने लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और शिद्दत जज्बात से होंठ कपकपा रहे थे। फिर वो बोलने लगी। उसने अपनी वालिदा का सारा हुलिया, उसकी आदतें और उसका रंग रूप बयान किया और कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि जब बड़ी हो जाओ तो सिखों में न रहना, यहाँ से भागकर पाकिस्तान मेहरदीन अपने ताया के घर चली जाना। इस घर के सारे फर्द हैरत से मुंह खोले लड़की की कहानी सुन रहे थे। जब लड़की ने अपनी अलमनाक कहानी ख़त्म की और कहा, ये मेरा भाई मुसलमान है, जब मैं सिखों के घर से पाकिस्तान जाने के लिए भागी तो ये मुझे मिल गया। इसने मेरी बिपता सुनकर कहा कि तुम मेरी बहन, मैं भी पाकिस्तान जा रहा हूँ, तुम्हें भी पाकिस्तान ले चलूँगा और अब मैं आपके पास आ गई हूँ। मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए ताकि मैं सारी ज़िंदगी आपकी सेवा करती रहूँ। लड़की के मुंह से चरणों और सेवा के अल्फाज बेख्तियार निकल गए थे। आखिर वो सिखों के माहौल में जमी पली थी। सब घर वाले लड़की को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अजनबी लड़की हो। सिर्फ बूढ़े आदमी ने उठकर लड़की के सर पर हाथ रखा तो जवान लड़के ने उसे झिड़क कर पीछे करते हुए कहा, अब्बा ये तुम क्या कर रहे हो? हमें क्या पता ये लड़की कौन है? फिर उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई साहब, आपके पास क्या सबूत है कि ये लड़की हमारे ताया की बेटी है? मैंने कहा, मेरे पास कोई तहरीरी सबूत नहीं है और मैं इसकी शहीद माँ की रूह को भी गवाही देने के लिए जान नहीं बुला सकता। ये तो आप पर मुनसिर है कि आप इस लड़की को अपना खून समझते हैं या नहीं। दूसरे जवान आदमी ने भड़क कर कहा, ये हमारा खून नहीं है, पता नहीं किस सिखर की औलाद है। तुम भी मुझे कोई फ्रॉडिया लगते हो। इससे पहले कि मैं पुलिस वालों को बुलाऊं, बेहतर है कि तुम इस लड़की को लेकर हमारे घर से निकल जाओ।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ये बड़ी बेइज्जती की बात थी। एक बार तो मेरा भी खून खौल गया। लड़की का चेहरा फक हो गया था। उसे अपनी वालिदा के सगे रिश्तेदारों से इस गैरों से भी बदतर सलूक की तवक्को नहीं थी। मैंने उस जवान आदमी को बड़े तहम्मुल के साथ कहा, भाई साहब, आप लोग इतनी जल्दी ये फैसला न करें। अगर आपने इस लड़की को कबूल न किया तो फिर इसका कोई ठिकाना नहीं। दूसरा जवान आदमी फटफड़ा, हम अंधे काने बहरे नहीं हैं कि यूं ही किसी ऐरी गैरी लड़की को अपनी तायाजाद बहन समझकर अपने घर में बिठा लें। तुम अभी इसी वक्त इसे लेकर जहां से चले जाओ। हमारे गांव में इज्जत आबरू है। हम किसी सिख की औलाद को नहीं पाल सकते। जाओ, ले जाओ इसे। लड़की अपना चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लगी। मैंने एक बार फिर इन लोगों को कायल करने की कोशिश की, मगर इस घर पर जवान लड़कों की हुकूमत थी। बूढ़ा मजबूर था, वो कुछ नहीं कर सकता था। चुनाचे मैंने लड़की से कहा, बहन मेरे साथ चलो, तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें ठुकरा दिया है। पहले जवान लड़के ने ऊंची आवाज में कहा, हम इसके रिश्तेदार नहीं हैं। मैं उसे सबक सिखाने के लिए कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने अपना मुंह बंद रखा। वो मेरे बोलने का मकाम नहीं था। लड़की ज़ारो कतार रोए जा रही थी। मैंने उसके सर पर हाथ रख कर कहा, उठो मेरी बहन, अल्लाह मालिक है। उसने उठने के बाद अपना सर मेरे बाजू के साथ लगा दिया और ज़ारो कतार रोती हुई मकान से बाहर निकल आई। मैंने लड़की से कहा, बहन तुम्हारा रोना अब यहाँ कौन देखेगा, किसी पर असर न होगा। ये लोग तुम्हारी वालिदा के रिश्तेदार बड़े संगदिल लोग हैं। लड़की आंसू पोंछते हुए बोली, मेरे वीर जी, अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। और एक बार फिर उसके आंसू बहने लगे। मैं भी जज्बाती हो गया। मैंने उसके सर पर हाथ रख दिया और कहा, बहन ये मत कहो कि तुम्हारा कोई नहीं रहा। मैं तुम्हारा भाई अभी जिंदा हूँ, तुम क्यों फिक्र करती हो। लेकिन लड़कियों ने सारी उम्र भाइयों के पास नहीं रहना होता। उन्होंने अपना एक अलग घर बसाना होता है। एक नई इंसानी नस्ल चलानी होती है। एक नए खानदान की बुनियाद रखनी होती है। ये सारी बातें हर लड़की के तहत शऊर में होती हैं और वो गैर शऊरी तौर पर उसी अपनी एक मंजिल को हासिल करने के लिए सारी जिंदगी जिद्दोजहद करती है। लड़की बेचारी पर जो गम का पहाड़ टूट पड़ा था, वो अपनी जगह पर था, मगर मैं भी सख्त उलझन में फंस गया था। कुछ समझ में नहीं आता था कि अब मैं इस लड़की को कहाँ ले जाऊं। इसका हाल किस तरह बाइज्जत तरीके से गुजर सकेगा, इसका मुस्तकबिल कैसे महफूज होगा। आखिर एक ही तरीक़ेकार मेरी समझ में आया। उस जमाने में लाहौर में बेआसरा ख़वातीन का इदारा अफवा कायम हो चुका था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ ये लड़की आफियत और इज्जत व आबरू के साथ रह सकती थी। ये इदारा ऐसी बच्चियों की शादियाँ भी करवा देता था। मैंने लड़की से उस वक्त इस बारे में कोई जिक्र न किया। गांव से निकलकर हम खेतों से चले जा रहे थे। मैंने लड़की को हौसला देने की कोशिश की और कहा, सब रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, इनके सुलूक पर तुम दिल छोटा न करना। फिर मैंने उसे अफवाह के बारे में तफसील से बताया और कहा, वहाँ दूसरी औरतें भी रहती हैं और सिलाई कढ़ाई का काम भी सीख लेती हैं, फिर कहीं ना कहीं मुलाजिमत करके अपने पाँव पर खड़ी हो जाती हैं। लड़की खामोश थी। रिश्तेदारों के घर से मायूस होकर निकलने के बाद उसके होंठों की खामोशी की मोहर लग गई थी। वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद सर्द आह भरती और आसमान की तरफ देखकर सर झुकाकर खामोशी से चलती। मैंने सोचा कि सारी की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं। इसी वजह से वो चुप थी। लाहौर चलकर जब मैं इसे अप्पा के इदारे में ले जाऊंगा तो वहाँ के माहौल और दूसरी खवातीन को काम करते देखकर इसकी मायूसी का मूड तब्दील हो जाएगा। हम सड़क पर उस जगह आ गए जहाँ हम लारी में से उतरे थे। मैं उसके दिल से मायूसियों के अंधेरे दूर करने के लिए अफवाह के खुशगवार माहौल के बारे में बातें करता रहा। लड़की को चुप सी लग गई थी। सिवाय हूँ हाँ की ये जबान से कुछ नहीं बोलती थी। हमें सड़क के किनारे बैठे काफी देर हो गई। कोई लारी ना आई। एक किसान उधर से गुजरा तो मैंने उससे पूछा कि गुजरात जाने वाली लारी कब आती है। उसने कहा, लारी का कुछ पता नहीं, आप लोग स्टेशन पर जाकर गाड़ी क्यों नहीं पकड़ लेते, वो सामने स्टेशन है। मैंने सोचा कि ये ठीक है, यहाँ फजूल इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। मैंने लड़की से कहा, चलो ट्रेन पकड़ लेते हैं, शायद गुजरात से होकर सीधी लाहौर जा रही हो। हम उस तरफ चले जिस तरफ किसान ने इशारा किया था। उधर दरख्तों के पीछे रेलवे लाइन थी। हम रेलवे लाइन के साथ साथ चलने लगे। कुछ फासले पर कुछ छोटा स्टेशन था जिसका सिग्नल का खंबा दूर से नजर आ रहा था। एक ट्रेन भी स्टेशन पर खड़ी थी। हम ट्रेन के साथ जो पटड़ी थी उस पर चले जा रहे थे। ट्रेन के इंजन ने 2-3 बार सीटी दी और ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी। ट्रेन हमारी तरफ आ रही थी। शायद ये रावलपिंडी जा रही थी। मैंने लड़की से कहा, पटड़ी से नीचे आ जाओ, ट्रेन आ रही है। उसने चेहरा उठाकर दूर से आहिस्ता आहिस्ता आती ट्रेन को देखा और मेरे पीछे पीछे पटड़ी से नीचे आ गई। नीचे झाड़ियों में एक जगह पगडंडी सी बनी हुई थी। हम उस पगडंडी पर चलने लगे। ट्रेन करीब आ रही थी। लड़की ट्रेन को देख रही थी। मैंने बिल्कुल महसूस न किया कि लड़की मुझसे ज़रा परे होने लगी है, यानी वो उन झाड़ियों की तरफ होकर चल रही थी जिनके ऊपर ज़रा सी चढ़ाई पर रेलवे लाइन थी।
मेरा ध्यान भी ट्रेन की तरफ था। ये डीजल इंजन वाली ट्रेन थी और उसकी रफ्तार स्टेशन से निकलने के बाद अभी हल्की थी। इंजन भी बड़ा था। जैसे ही इंजन हमसे थोड़े फासले पर आया तो कुदरती तौर पर पगडंडी पर जरा परे हट गया। मैंने लड़की से कहा इस तरफ आ जाओ, लेकिन लड़की एक फैसला कर चुकी थी। वो एक तरफ होने की बजाय तेजी से ढलान चढ़कर रेलवे लाइन के पास गई। इंजन अफसर पर आ गया था। लड़की ने एक चीख मारी और अपने आप को इंजन के आगे गिरा दिया। ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मैं लड़की को दौड़कर न पकड़ सका। ट्रेन को एकदम ब्रेकें लग गईं और ट्रेन रुकने लगी। मैं दहशतज़दा हो गया था। मुझे नहीं पता इंजन ने लड़की के जिस्म के कितने टुकड़े किए थे। वहाँ शोर मच गया। औरत ट्रेन के नीचे आ गई है। एकदम जैसे मैं होश में आ गया। मैं दौड़कर इंजन के पास गया। इंजन लड़की के जिस्म के टुकड़े उड़ाता हुआ कुछ दूर आगे जाकर रुक गया था। मैंने ट्रेन के एक डिब्बे के नीचे रेलवे लाइन पर खून और इंसानी जिस्म के आज़ा बिखरे हुए देखे। मुझसे ये सब कुछ देखा न गया। मैं अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। इंजन में से ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर निकलकर मेरी तरफ दौड़ते हुए आए। उन्होंने लड़की को मेरे साथ जाते हुए देखा था। ये तुम्हारी कौन थी? इसने खुदकुशी क्यों की? पीछे हट जाओ, पीछे जाओ। डिब्बों में से उतर कर मुसाफिर वहाँ जमा हो रहे थे। मैं बेहिस्सो हरकत ज़मीन पर सकते के आलम में बैठ गया। ट्रेन में पुलिस के 4-5 सिपाही भी सफ़र कर रहे थे। इंजन ड्राइवर ने पुलिस कांस्टेबल को बताया कि औरत ने खुदकुशी की है। उसने अपने आप को इंजन के आगे कर दिया था। ये औरत इस आदमी के साथ आ रही थी। पुलिस के हवालदार ने मुझे बाजू से पकड़ा और उठाया और पूछा, ये औरत तुम्हारी कौन थी? मैंने कहा, मेरी बहन थी। क्या तुमने उसे धक्का दिया था? हवालदार के इस सवाल पर मैं उसका मुंह तकने लगा। नहीं, वो मेरे साथ जा रही थी। मैंने इसे एक तरफ हटने को कहा, मगर इसने इंजन के आगे छलांग लगा दी। वो बोला, ठीक है, तुम्हें थाने चलकर बयान कलम बंद करवाना होगा। पुलिस मुझे दूसरी गाड़ी में बिठाकर गुजरात ले आई। यहाँ थाने में मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया। थानेदार ने मुझे पानी पीने को दिया और सवालात पूछने लगा कि मैं कौन हूँ, अपनी बहन को लेकर कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, क्या मैंने उसे धक्का दिया था। मैंने उन्हें अपना असली नाम बता दिया, मगर इसके आगे बिल्कुल न बताया कि मैं इंडिया से लड़की को लेकर आ रहा था। मैं थानेदार को यह भी न बता सका कि मैं किस गाँव का रहने वाला हूँ, लड़की को लेकर मैं कहाँ से आ रहा था। अगर पुलिस को सच बताता तो मामला बड़ी नाजुक शक्ल इख्तियार कर जाता। मैं उन पर किसी तरह भी ये साबित नहीं करना चाहता था कि मैं कश्मीर के महाज से आ रहा हूँ और लड़की की असल कहानी क्या थी, और ये कि मैं कमांडो हूँ और हम गैर कानूनी तौर पर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आए हैं। ये मामला उलझ सकता था, मगर मैं दूसरी तरह भी जब पुलिस को मुतमईन न कर सका कि मैं लाहौर में कहाँ रहता हूँ और लड़की को लेकर कहाँ से आ रहा था, तो थानेदार को मुझ पर शक पड़ गया कि मैं कोई पुरस्कार और मुश्तबाद भी हूँ। मैंने देखा कि मामला संगीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, तो मैंने थानेदार को असल कहानी तो न बताई, सिर्फ इतना बता दिया कि मैं कश्मीर के महाज पर अपने मुसलमान कश्मीरी भाइयों के साथ मिलकर भारतीय जुल्म के खिलाफ जिहाद में मसरूफ़ था कि यह लड़की मुझे मिल गई। कहने लगी कि मैं सिखों के घर में पैदा हुई, लेकिन मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मेरी एक मुसलमान सहेली पाकिस्तान में गुजरात के पास एक गाँव में रहती है। खुदा के लिए मुझे मेरी मुसलमान सहेली के पास पहुँचा दो, नहीं तो मेरा सिख बाप मुझे कत्ल कर देगा। बस मैं इसे लेकर पाकिस्तान आ गया, मगर मालूम हुआ कि इसकी मुसलमान सहेली गाँव से चली गई है। अब मैं इसे अप्पा के इदारे में ले जा रहा था कि लड़की ने ट्रेन आते देखी। मायूसी के आलम में ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। थानेदार का चेहरा बता रहा था कि उसे मेरा बयान झूठा लगा है और वो मुझे शायद इंडिया का जासूस समझने लगा है। इसका सबूत मुझे थोड़ी देर में ही मिल गया, जब थानेदार के इशारे पर मुझे थाने के हवालात में बंद कर दिया गया। मेरी परेशानियों में इजाफा होने लगा था। मुझे मालूम था कि आगे इन परेशानियों में इजाफा ही होता चला जाएगा। मैं ये बयान दे चुका था। मैं गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हुआ था और मेरे साथ एक सिख लड़की भी थी। इस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। केस मजीद संगीन हो गया था। मैं किसी तरह यह साबित नहीं कर सकता था कि मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। एक तो मेरी ज़बान पंजाबी थी। पुलिस को यह पता चल गया था कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन भारत से एक मुसलमान जासूसी और तखरीबकारी की गरज से पाकिस्तान आ सकता था। दूसरे दिन मुझे पुलिस की हिफाजत में लाहौर के बड़े पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुझसे पूछगिछ शुरू कर दी। मुझ पर तशद्दुद भी किया। मैं बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं भारत का जासूस या तखरीबकार नहीं हूँ। मैंने पुलिस को लड़की के बारे में असल हकीकत बयान कर दी, लेकिन पुलिस को मुझ पर भारत के जासूस होने का जो शक था वो पुख्ता होता गया। मैं अजीब मुसीबत में फंस गया था। मुझसे बार बार पूछा जाता कि मेरे साथ और कौन कौन भारतीय जासूस और तखरीबकार आया था और वो कहाँ छुपा हुआ है। मैं क्या बताता। मेरे खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर लिए गए थे। आखिर मैंने यही फैसला किया कि बाकी बातें सब झूठ हैं और कुछ नहीं होगा। मुझे पुलिस के एक कब्जे से फरार होना चाहिए। जब मैंने फरार होने के बारे में सोचना शुरू किया, मुझे बड़ी जल्दी एहसास हो गया कि पाकिस्तानी पुलिस की हिरासत से फरार होना आसान काम नहीं, लेकिन मैं भी एक कमांडो था। एक स्कीम मैंने भी जहन में तैयार कर ली थी और वक्त का इंतजार करने लगा। एक रोज पुलिस मुझे अदालत में पेशी के लिए जिला कचहरी ले गई। मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। मुझे हथकड़ी लगी हुई थी।
मगर पुलिस इस हकीकत से बेखबर थी कि मैंने अपने हाथों के अंगूठों की हड्डियों को मश्क करके इतना मजबूत बना लिया था कि मेरे हाथ हथकड़ी से आज़ाद हो सकते थे। मुझे कैदियों की गाड़ी में बिठाकर कचहरी लाया गया